नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले एक खबर चार धाम की यात्रा को लेकर। चारों धामों में श्रद्धालुओं की इस वक्त भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ में प्रशासन ने रील बनाने वाले 35 लोगों के चालान भी काटे हैं। चारों धामों में 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन बैन है, इसलिए नियम तोड़ने वाले 37 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो रील बनाने पर प्रशासन ने चालान काटे हैं और धाम में 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन बैन है। 37 लोगों के चालान काटे गए हैं। सिखों के प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट यानी कि कल 25 मई को खोले जा रहे हैं और आज हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से यात्रियों का पहला जत्था हंगरिया के लिए रवाना किया जाएगा। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते ही उत्तराखंड में स्थित 5वें धाम की यात्रा विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी। तो हेमकुंड साहिब के आज जत्था रवाना होगा। 25 मई यानी कि कल से हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल जाएंगे। आज घाट से घांघरिया के लिए एक जत्था रवाना होगा। पहले जत्थे में हजारों श्रद्धालु होंगे, जो जानकारी मिली है, और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। तो चारों धामों के कपाट खुलने के अब हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं। नितिन सेमवाल इस पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। नितिन, बताया जा रहा है पहले जत्थे में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे और कल से हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब सभी को इंतजार है कि जो सिखों का प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब, वहाँ के कपाट जब ग्रीष्मकाल के लिए खुलेंगे तो उत्तराखंड में स्थित जो 5वां धाम है श्री हेमकुंड साहिब, उसकी यात्रा भी शुरू हो जाएगी। आप कुछ तस्वीरें दिखाते हैं बद्रीनाथ राज्य राजपथ, किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियों की लाइन हेमकुंड साहिब या बद्रीनाथ धाम की तरफ जो जा रही हैं, यात्रियों की आप लाइन देख सकते हैं किस तरीके से लोग चारों धाम की यात्रा पर निकले हैं और अब इंतजार है 5वें धाम के कपाट खुलने का। तो कहीं ना कहीं जो सिखों के जो प्रसिद्ध धाम है हेमकुंड साहिब, जब उसके कपाट खुलेंगे तो अब जो सिख श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड में अगर चारों धाम की बात करें तो हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद जो यात्रा की चहल पहल है वो बढ़ जाएगी। यानी कि 25 मई के बाद उत्तराखंड में और अधिक यात्रा बढ़ने की उम्मीद है और जो 6 माह तक जो शीतकाल में कपाट बंद रहते थे, तो रौनक एक बार फिर से उत्तराखंड में दिखाई देगी। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही नितिन, क्योंकि तैयारियां तो लगातार चल ही रही हैं, लेकिन चालान भी कुछ लोगों के काटे गए हैं। बताया जा रहा है 37 लोगों के चालान कटे हैं मोबाइल फोन को लेकर और 50 मीटर के दायरे तक मोबाइल फोन को बैन कर दिया गया है। ये जरा आप बताइए कि किस आधार पर ये तय किया जा रहा है और किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की ओर से मोबाइल फोन को लेकर। जी, निश्चित रूप से बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से शासन स्तर पर भी एक बनाया गया था कि मंदिर परिसर के आसपास 50 मीटर का जो दायरा है वहाँ कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, रील नहीं बनाएगा, वीडियोग्राफी नहीं करेगा। इसके तहत बद्रीनाथ धाम में 2 बार कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले 15 लोगों को चालान उनके काटे गए थे। उसके बाद कल के करें तो 37 लोगों को एक बार फिर से चालान उनके काटे गए हैं। लगभग 8 से 10 घंटे तक उनके फोन जब्त पुलिस वहाँ पे कर रही है और उसके बाद उनका चालान काटकर उनको फोन लौटाया जा रहा है। ये व्यवस्था इसलिए भी बद्रीनाथ धाम में की गई थी कि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें रील बनाने वाले या वीडियो बनाने वाले लोगों से परेशानी ना हो और वो सीधे दर्शन कर सकें। क्योंकि शुरुआती दिनों में आपने देखा किस तरीके से एक नकारात्मक वातावरण भी तैयार हो गया था इन चीजों के नफियान। इस पर ठोस कार्रवाई की गई है और अब धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, नितिन सेमवाल। आगे बढ़ते हैं श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर के। यहाँ पर ग्लास हाउस में वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हुआ।
कुछ दिन पहले 4 साल के मासूम पर गुलदार ने हमला किया था। गुलदार के हमले से मासूम की मौत हुई थी, जिसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाया था जिसमें गुलदार कैद हुआ था। उत्तरकाशी के पुरोला में कल तेज बारिश के कारण नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स की दुकानों में पानी घुस गया, जिससे दुकानों में हड़कंप मच गया। दुकानों में पानी घुसने की वजह से हजारों का नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने क्षतिपूर्ति की मांग की है। अचानक हुई बारिश के बाद लोग भी खासी दहशत में दिखाई दिए। बारिश की वजह से शहर के आसपास के नाले भी उफान पर आ गए। पौड़ी के बैजरो क्षेत्र में बादल फटने पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने दुख जताया है। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, राहत और बचाव कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। पौड़ी के डीएम से बात की है। बलूनी ने कहा कि जनजीवन सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है और जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, आपदा नियमों के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। बलूनी ने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। अवैध मज़ारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के बावजूद धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकासनगर के शंकरपुर में आईटी के कैंपस में ही रातों रात मज़ार बना दी गई। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस पर आईटीआई प्रशासन ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लोगों की शिकायत पर गुरुवार को मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने इस मज़ार को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया और अपने सचिव शैलेश बगौली को जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कल सीएम धामी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए वोट मांगे। सीएम धामी ने कहा कि एक बार फिर से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में माहौल है। वहीं सीएम धामी ने स्वाति मालीवाल के मामले में कहा कि एक महिला के साथ मारपीट हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके मन में चोर और दिल्ली की महिलाएं उनको जवाब देंगी। चुनाव नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है और अब प्रचार भी आखिरी दौर में पहुंच गया है। आखिरी दौर में हिमाचल और पंजाब में भी वोटिंग होगी। यहां पर प्रचार में उत्तराखंड के नेता भी पहुंच गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रचार छोड़कर बीजेपी नेताओं को वहां दोनों राज्य में सरकारों का काम देखना चाहिए क्योंकि नतीजे तय है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल के नतीजे 4 जून को सामने आ जाएंगे, तो चुनाव प्रचार भी आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को आखिरी दौर के लिए प्रचार मई को थम जाएगा। इस राउंड में पंजाब और हिमाचल में वोटिंग होनी है। फिलहाल इन 2 राज्यों में उत्तराखंड से बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस का दावा है कि पंजाब हिमाचल में माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, इसीलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकर्ताओं को वहां का काम देखना चाहिए। जहां हिमाचल में कांग्रेस और पंजाब में आप विकास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल में बीजेपी मजबूत होती तो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव लड़ते, राज्यसभा नहीं लड़ते। और आप अपने प्रदेशों का कंपैरिजन कर लीजिए, आप कितना काम कर रहे हैं और जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या विरोधी दल की सरकारें हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग वहां जा रहे हैं, कुछ जो सरकारों ने काम किए हैं उनसे कुछ शिक्षा लेके आते तो अच्छी बात होती, ताकि वो इस प्रदेश में भी उस फार्मूले का इजाद कर सके, उसका इस्तेमाल यहाँ कर सके। कांग्रेस ने पंजाब में गणेश गोदियाल को स्टार प्रचारक बनाया है, तो संगठन के नेताओं को हिमाचल प्रदेश में काम सौंपा गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट, संगठन मंत्री अजय कुमार और मंत्री धन सिंह रावत हिमाचल में हैं, तो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के साथ संगठन के दूसरे नेता पंजाब में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार प्रोग्राम भी दोनों राज्यों में देख सकते हैं। ऐसे में हिमाचल और पंजाब से
कुछ सीखने की बात को बीजेपी बकवास बता रही है और लोकसभा चुनाव में जीतेगी तो बीजेपी ही। कहना चाहूंगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश हो और चाहे हमारे पंजाब जो गए हुए कार्यकर्ता, हमारी सीटें वहां आएगी। हिमाचल प्रदेश चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं और हमारी कार्यकर्ता नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोग हमें एक सहयोग के नाते वहां पर गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रहेगा या कांग्रेस को मौका मिलेगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। पर फिलहाल तब तक हिमाचल और पंजाब ने दोनों पार्टियों के नेताओं को प्रचार के साथ सियासी निशानेबाजी का मौका जरूर दे दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। फायर सीजन में आग के तांडव से जूझ रहे वन विभाग को बारिश से भले ही कुछ राहत मिल गई हो, लेकिन अब आने वाले मानसून सीजन ने उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। ये चिंता है जंगली जानवरों के हमले को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले में सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक है। यहाँ हर साल सांप के काटने, भालू, बाघ और हाथी के हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। अकेले इस साल के शुरुआती 1 महीने में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 लोग घायल हो गए थे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गंभीर चिंता जताई थी। अब मानसून सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्षों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन विभाग का कहना है कि इस दौरान घनी झाड़ियां उग जाती हैं, जिससे जंगली जानवरों को आसानी से छिपने का मौका मिल जाता है। हमारे घरों के आसपास, हमारे जो रास्ते हैं, उनके आसपास झाड़ियां आती है, जो जंगली जानवरों के छुपने के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है। इस कारण जंगली जानवर कई बार आबादी के बहुत पास आ जाते हैं और तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई जानवर कहीं छुपा है और लोग बहुत पास से उसके अगर गुजरते हैं तो फिर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। वन विभाग ने इसके लिए सभी फॉरेस्ट डिवीजन को एडवाइजरी कर दी है, खासकर पिथौरागढ़ और तराई के फॉरेस्ट डिवीजन को, जो कॉन्फ्लिक्ट के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील है। विभाग ने करीब 10 करोड़ के कैमरा ट्रैप, ड्रोन, पिंजरे, ट्रैंक्युलाइज गन आदि उपकरण खरीदकर सभी डिवीजन में भेज दिए हैं। सभी डिवीजन को कहा गया है कि स्टाफ को इन उपकरणों को चलाने के लिए जल्द से जल्द ट्रेन कर दें। पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण जो मानव वन्य जीव निवारण के काम में आते हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं और प्रभागीय वनाधिकारियों से ये अपेक्षित है कि वो उपकरण प्राप्त करके समय से उसको फील्ड में उपलब्ध कराएंगे। वन विभाग की चिंता के पीछे बाघों के बढ़ते हमले भी बड़ा कारण है। आमतौर पर कुछ एक एरिया को छोड़कर पहाड़ से लेकर मैदान तक गुलदार के हमले की ही घटनाएं होती थी, लेकिन अब बाघ भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। 2021 में जहां बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी, 2022 में 16, 2023 में 17 लोग बाघ ने मार डाले। यदि अलर्ट नहीं रहे तो मॉनसून सीजन में ये हमले और तेज हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ में एक बार फिर से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा ने जोशीमठ में हो रहे सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही मानसून के बाद होने वाले कार्यों की रणनीति को लेकर विभागीय अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। रणजीत सिन्हा ने सेना, आईटीबीपी, एनटीपीसी, जल विद्युत परियोजना और जेपी कंपनी से कई जानकारियां ली, जिसमें सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम और भार क्षमता को लेकर भी जानकारी ली गई है। इशूज हैं उसको देखा गया, उसमें निर्देश दिए गए हैं किन किन पोर्शन का हमें टो इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए हमें निर्माण करना है। तो इस संबंध में निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश दिए हैं। उसका जल्द ही उसका जो रिवाइज्ड प्रपोजल है वो आएगा। मेरे ख्याल से 4 इलेक्शन के बाद इस संबंध में कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें रखा जाएगा मामले को। देखिए अभी तो साहब का कोई नया मामला नहीं आया है, तो
आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में मानस खंड के तहत डबल लेन सड़क बननी थी, जिसके लिए 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की योजना थी, लेकिन भारी जन विरोध के बीच अब मामला शांत हो गया है। अलग अलग संगठनों में रक्षा सूत्र बांधने समेत कई आंदोलन किए गए, कई ज्ञापन भेजे गए। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जागेश्वर में डबल लेन का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। तो पौराणिक और आध्यात्मिक हम किसी भी तरीके से इस मामले को ले तो ये हमारे लिए बहुत ठेस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि हमारे पहाड़ों के देवदार के वृक्षों को काटा जा रहा है। जो भी देवदार के वृक्ष हैं वो हमारी धरोहर हैं और जो जागेश्वर का अस्तित्व है वो उन पर टिका हुआ है। तो इसको लेकर हमने वहाँ पे कैंपेन चलाया और वहाँ के लोकल लोगों से बात भी करी थी। वहाँ पे मंदिर में जाके पुजारी हो गए और यहाँ के जो शॉपकीपर्स थे उनसे बात करी और उनकी राय ली। पहाड़ में पर्यटन सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है तो ट्रैफिक के इंतजाम सुस्त पड़ गए हैं। जाम से स्टेशनों में मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, स्थानीय लोग भी परेशान हैं। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ जाम का कारण बनने लगी है। पिछले 10 दिनों से शहर जाम के झाम में फंसा है, तो पार्किंग नहीं होने से भी टूरिस्ट परेशान है। सीजन में आए दिन के हालात ये हैं कि स्थानीय लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। यातायात प्लान भी पहले चरण में ही फेल हो गया है, तो लोग सड़कों पर ही गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। शहर से मुसीबत झेलकर लौट रहे पर्यटक अब प्रशासन को नसीहत दे रहे हैं। आई थिंक जैसे सीजन बढ़ेगा ये इशू बढ़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर मैनेजमेंट पे वर्क किया जाए, ट्रैफिक पुलिस और जितने आपके गार्ड्स हैं उनको अगर पहले से अवेल किया जाए, पार्किंग फैसिलिटी पहले से प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट रखी जाए तो बेटर रहेगा। कई लोग मैंने देखा है बीच रोड पे नेसेसरी अनप्रोफेशनली अनफॉर्मल गाड़ी रोक देते हैं जब चाहा। क्योंकि पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम आई है आज थोड़ी सी, और बाकी कोई इशू ऐसे तो कोई हुई नहीं है। पार्किंग बढ़नी चाहिए अच्छी, तो पार्किंग तो बढ़नी चाहिए क्योंकि काफी पार्किंग फुल आई है। दरअसल हालात सिर्फ नैनीताल के ही खराब नहीं है, बल्कि कैंची धाम से लेकर भवाली, भीमताल भी जाम की चपेट में है। वहीं रामनगर हल्द्वानी में भी यही स्थिति बनी है। पर्यटन सीजन से पहले किए इंतजाम ध्वस्त होने के बाद जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं फिलहाल बदलने वाली नहीं है। ट्रैफिक को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें गतिमान हैं। जो पीडब्ल्यूडी है वो चौराहों के और सड़कों के चौड़े में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। जो बॉटलनेक्स हैं उनको सुधार रहा है। विभिन्न पार्किंग्स को जहां जहां टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया लंबित होने के कारण पार्किंग नहीं चल पा रही थी, उनको हमने आगामी सीजन के लिए अस्थायी रूप से अनुबंध के आधार पर चलाने के निर्देश भी प्राधिकरण और नगर पालिका को दिए हैं। पिछले 10 की इन तस्वीरों ने टेंशन बढ़ा दी है। हाई कोर्ट ने भी शहर को जाम मुक्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था अभी भी ठीक होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में एक नजर। रामनगर के पत्ता पीर में हाथी ने खाना लेकर जा रही युवक पर हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रियों की गाड़ी कुटी के पास हादसे का शिकार हुई, 3 गंभीर घायलों को एम्स रेफर। उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। पौड़ी के रिखणी खाल में बंद घरों के ताले तोड़कर हो रही चोरियों पर पुलिस ने खुलासा किया। 36 साल के आरोपी बिशन सिंह को गिरफ्तार किया। केदारनाथ में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। नेपाल मूल के 4 लोगों के पास से 10 मोबाइल बरामद। रुद्रप्रयाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन के साथ केदारनाथ यात्रा पर आए एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा, केस दर्ज किया है। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद जंगलों की आग और गर्मी से राहत मिली है, साथ ही किसानों के चेहरे खिल गए। रुड़की में सोलानी पुल जर्जर होने के बाद बनाए गए वैकल्पिक रास्ते पर विवाद हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है नए रास्ते में भारी गाड़ियों को प्रतिबंधित किया जाए। रुड़की में कई जगह पर दुकानदारों ने नालों पर अतिक्रमण किया है, उसे हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बागेश्वर में एक किसान ने अपने एयर कंडीशन और मशरूम यूनिट की शुरुआत की है, डीएम ने भी इसका निरीक्षण किया।